Hello everyone, welcome back to my channel again. Now in this lecture I am going to discuss chemical kinetics. Okay, so let's start. What do you mean by rate of reaction? ठीक है, रेट का सिंपल मीनिंग होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन. सिंपली रेट जैसे वेलोसिटी आप लोग पढ़े हो, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो सिमिलरली केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to time, that is known as the rate of reaction. तो यही कह रहा है कि the change in concentration of either reactant or product per unit time is called rate of reaction. Simply we can say R is equal to plus minus dc by dt, where dc denotes change in concentration of reactant. dc क्या denote कर रहा है? dc denote change in the concentration of reactant for small time interval dt. ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या दिखाया? अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. जैसे मान लो, इमेजिन करो अगर हमारे पास एक रिएक्शन है 2NH3, ठीक है, इसको हम डिकम्पोज करा रहे हैं. ठीक है, इसको हम डिकम्पोज करा रहे हैं किसमें? N2 प्लस 3H2 में. ठीक है, N2 प्लस 3H2 में. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, पहले मान लो T इज इक्वल टू 0 पे इसका कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा T1 C1, तो उस समय कुछ बना नहीं होगा. T इज इक्वल टू T1 पे, T इज इक्वल टू T1 पे अब देखो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, C1 से चला जाएगा C2 में, C1 से चला जाएगा C2 में. तो C1 से C2 होने में मान लो T1 टाइम लग रहा है. कितना टाइम लग रहा है? T1. तो रेट जो इसका होगा वो क्या होगा? C1 माइनस C2 चेंज इन कंसंट्रेशन. चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब C1 माइनस C2, माइनस का यहां साइन लगा देंगे और ये लिख देंगे मॉड में. ठीक है, अपॉन T1. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन. यानी रेट का सिंपल मीनिंग होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. तो नेगेटिव साइन ये दिखाता है, नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता जाता है. पॉजिटिव साइन ये दिखाता है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता जाता है. ठीक है, तो ये है सिंपल मीनिंग रेट का. अब जैसे मान लो ये एक रिएक्शन दिया हुआ है. ठीक है बेटा, इसमें देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, हाइड्रोजन का भी कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, बट अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा. तो वही कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या होगा? प्लस का. ये देखो प्लस साइन क्यों लगाया है? क्योंकि अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्लस आया DNH3/dt. एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, माइनस DN2/dt. वैसे ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन वो किसके बराबर होगा? तो माइनस DH2/dt. ठीक है, अब अगर इस पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखें, मान लो ये रिएक्शन 1 है, इसका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो देखो बेटा इसका ट्रिक क्या है कि जो मल्टीप्लायर होगा ना वो 1 में चला आएगा. इसका मल्टीप्लायर क्या है? 1 है. तो अब हम रेट ऑफ अगर रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो हम कैसे लिखेंगे बेटा? ये लिखेंगे, ये देखो माइनस साइन आएगा. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हमेशा माइनस लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे माइनस DN2/dt. ये हो गया नाइट्रोजन के लिए. अब देखो हाइड्रोजन का मल्टीप्लायर क्या है? 3 है, तो 1/3 आ जाएगा, बट ये रिएक्टेंट साइड है तो माइनस 1/3 होगा. ये बराबर होगा किसके? माइनस 1/3 DH2/dt. ठीक है बेटा, ये DH2/dt हो गया. अब देखो इसका मल्टीप्लायर क्या है? 2 है, तो ये 1/2 में चला जाएगा. ठीक है ना, जो भी मल्टीप्लायर होगा, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो 1 में चला जाता है. तो ये हो जाता है DNH3/dt. इसको मैं ग्राफिकली बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा. ठीक है, तो ये है इसका रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, कोई भी रिएक्शन का रेट अगर लिखना तो हम ऐसे लिखते हैं. वहीं देखो ये लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय दिस. ठीक है, ये दिया है. अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें, इमेजिन करो अगर हम दोनों को इक्वेट करें, नाइट्रोजन और अमोनिया को इक्वेट करें, तो देखो माइनस
dn2, यानी dn2 बाई dt क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस का, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिसअपियर हो रहा है, एंड प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। तो देखो माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो रिएक्टेंट साइड में माइनस होता है, प्रोडक्ट साइड में प्लस होता है। ये बराबर होगा किसके, 1/2 dNS3 बाई dt। इससे कंक्लूजन क्या निकला उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब dNS3 बाई dt का मतलब है कि, अब देखो इस 2 को इधर करो तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स माइनस dN2 अपॉन dt, ये बराबर होगा dNS3 अपॉन dt। तो D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाई dt, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या है, ट्वाइस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो वहीं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब चलो इसको हम ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है। चलो हम ग्राफिकली इसको थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी रिएक्टेंट बेटा, सी केयरफुली, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही थोड़ा, देखो इधर रिएक्टेंट जा रहा है प्रोडक्ट में, इमेजिन करो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर हम रिएक्टेंट में ग्राफ लेकर, इमेजिन हमने देखो बेटा वाई एक्सिस पे लिया कंसंट्रेशन को, वाई एक्सिस पे किसको लिया, कंसंट्रेशन को, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने लिया कंसंट्रेशन को, और एक्स एक्सिस पे लिया हम, टाइम ले लो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया। अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो हम ये रिएक्टेंट के लिए हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के लिए हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो देखो जब टाइम जीरो था, यहाँ देखो जब टाइम जीरो था तो मान लो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ था, लेट इट बी सी नॉट, ठीक है। अब यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे इमेजिन करो किसी टाइम t1 पे, ये मान लो ये है टाइम t1, ये क्या है, t इज इक्वल टू t1, t इज इक्वल टू t1 पे मान लो इसका कंसंट्रेशन था c1, इसका कंसंट्रेशन कितना था c1। तो ये x एक्सिस पे हमने लिया है टाइम को, x एक्सिस पे किसको लिया है, टाइम को, एंड y एक्सिस पे किसको लिया है, कंसंट्रेशन को, ठीक है, y एक्सिस पे कंसंट्रेशन को। तो x का y कोऑर्डिनेट होता है, तो x है इसका, इस कर्व का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का मतलब t1, तो ये होगा t1 का, y का मतलब मान लो ये c1 है, ये हाइट कितनी है, c1 है, ये हाइट है c1, इमेजिन करो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, तो बोलेंगे c1 है, लेट कर लिया हमने इस, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा t1 कमा c1। और मान लो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। मान लो हमने टाइम लिया t इज इक्वल टू t2, हमने टाइम लिया t इज इक्वल टू t2, तो इसका कंसंट्रेशन हो गया c2, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा t2 कमा c2, ठीक है बेटा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींचनी है। देखो हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींचना है, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हुए हमने लाइन खींच दिया। अब जरा ध्यान देना, ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से सपोज ये थीटा एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, इज इट ऑल राइट। तो इसको भी देखो हम वो कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, जरा देखो यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, ये वाली हाइट, तो बोलेंगे ये C2 है ना बेटे, ये C2 है। देखो T2 का C2 कोऑर्डिनेट है, तो ये हाइट C2 रहा होगा। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला कितना होगा, जरा ध्यान दो, ये होगा पाई माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, पाई माइनस थीटा होगा। अब मैं पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो इसको भी बोलोगे पाई माइनस थीटा होगा। ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब इसका कुछ नाम दे दो, लेट इट बी ए, इसका नाम दे दो m, और इसका नाम दे दो b। तो देखो इन ट्रायंगल AMB, ध्यान देना बेटा, इन ट्रायंगल AMB, इसमें बेटा तुम tan थीटा ले लो। tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा बराबर होगा AM अपॉन BM होगा। अब देखो AM कितना है, AM की हाइट कितनी है, तो बोलेंगे C1 माइनस C2, है ना। और tan थीटा नहीं है, पाई माइनस थीटा है, लेट मी करेक्ट इट, ये बेटा थीटा नहीं है, दैट इज पाई माइनस थीटा। एंगल पूरा कितना है, तो बोलेंगे पाई माइनस थीटा, ठीक है। C1 माइनस C2 अपॉन BM बेटा कितना है, ये BM, तो ये देखो यहां से यहां तक का टाइम T1 है,
और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है। देखो ये वाला टाइम कितना है t1 और ये वाला टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है t2। तो ये टाइम कितना होगा t2 माइनस t1, कितना होगा t2 माइनस t1, ये हो जाएगा t2 माइनस t1। तो अभी ऐसे t2 माइनस t1 पॉजिटिव होगा एंड c1 माइनस c2 भी पॉजिटिव होगा। बाय ग्राफ देखो इट इज क्लियर दैट, बाय ग्राफ it is clear that C1 greater than C2, C1 greater than C2 है तो C1 माइनस C2 भी क्या होगा, तो बोलेंगे पॉजिटिव होगा, होगा ना बेटे। एंड T1 T2 माइनस T1 भी क्या होगा, तो बोलेंगे पॉजिटिव होगा, ये भी देखो पॉजिटिव होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। एंड tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो ये देखो बेटा इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा C अपॉन इसको लिख सकते हैं डेल्टा T, ठीक है। अब इस tan थीटा को उधर भेज दो माइनस को, तो tan थीटा किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। तो यही बोलते हैं रेट। तो सिंपली हम कह सकते हैं रेट का मतलब क्या है, माइनस साइन क्या बताता है, रेट को बताता है। तो यहां से देखो रेट एक्चुअल में होता क्या है, tan थीटा। रेट क्या होता है, देखो डीसी बाई डी टी को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट को सिंपली हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ। ये देखो रेट अब किसके बराबर हो गया, रेट किसके बराबर होगा, माइनस का tan थीटा। देखो यहां से ये भी कह सकते हो बेटा कि डीसी बाई डी टी किसके बराबर था, माइनस tan थीटा था कि नहीं था। तो tan थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dc बाई डी टी, दैट इज कॉल्ड रेट, क्या बोलेंगे रेट, और ये बराबर होगा tan ऑफ माइनस थीटा के, ठीक है। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ये क्या है, स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ। थीटा क्या है, थीटा देखो स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है, सपोज एनी कर्व इज गिवन, टेक एनी पॉइंट ऑन इट, टेक एनी पॉइंट ऑन इट, ड्रॉ एन टेंजेंट, draw a tangent. If the line makes an angle positive direction theta with the positive direction of x-axis, the tangent of that angle is known as slope. I repeat again, slope का definition क्या होता है कि कोई भी कर्व दिया है, if any curve is given, take any point on it, draw a tangent, whatever the angle made with the positive direction of x-axis, the tangent of that angle is known as slope. अब देखो इसको अगर मैं कहूं कि ये स्लोप किसके बराबर होगा, अगर मैं कहूं कि T1 को T2 पे अप्रोच कर दूं और C1 को C2 पे अप्रोच कर दूं, तो देखो अगर मैं कहूं कि T2 को इस वाले T2 को T1 पे अप्रोच कर दें तो C1 किसको अप्रोच होगा, C2 को, ठीक है। तो उस दौरान ये टेंजेंट हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो रेट का सिंपल मीनिंग होता है स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। और ये निगेटिव आ गया, देखो रेट क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो ये निगेटिव साइन बताता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट का ग्राफ लेकर इमेजिन करो, अब देखो फॉर प्रोडक्ट, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो बेटा प्रोडक्ट के लिए अगर हम ग्राफ लेकर इमेजिन करो, ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे आएगा। सबसे पहले एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया y एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस। x एक्सिस पे हमने ले लिया टाइम को, x एक्सिस पे क्या ले लिया, टाइम को ले लिया, ठीक है। एंड y एक्सिस पे क्या ले लिया, कंसंट्रेशन को ले लिया, ध्यान देना। अब देखो इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो जीरो होगा, फाइनली बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब कहां तक बढ़ेगा, इनफाइनाइट तो होगा नहीं, जाके आगे कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट का बनना रुक जाएगा, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो इनिशियली व्हेन टाइम वाज जीरो, प्रोडक्ट वाज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाज आल्सो जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा। अब जैसे मान लो इमेजिन करो किसी समय टाइम t1 है, किसी समय क्या है, टाइम t1 है, टाइम t1 है। तो मान लो इस समय इसका कंसंट्रेशन c1 रहा होगा, तो इसका कंसंट्रेशन है c1, तो t1 कमा c1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। c1 का मतलब ये हाइट हो गई c1, देखो ध्यान से, ये हाइट हो गई, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 कमा c1, ठीक है, क्लियर। यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई, ये वाली हाइट जो है बेटा दैट इज c1, ठीक है। अब मान लो किसी समय t2 पे इसका कंसंट्रेशन हो गया c2, मान लो ये है तुम्हारा t2, t इक्वल टू t2, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन हो गया c2, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा t2 कमा c2, है ना। अब यहां से एक पॉइंट लो, इसको मिला दो,
सी केयरफुली, कुछ है नहीं इसमें, इसको दूसरे कलर से मैं कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो यहां से हमने लिया एक लाइन, तो ये कहीं पे कट करेगा, तो ये देखो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है थीटा वो पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब 0 से 90 के बीच में है, तो tan 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो ये देखो ये 2 पॉइंट पे कट करता हुआ जाता है, तो अगर ये थीटा है तो इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये भी क्या होगा एंगल, ये भी होगा थीटा। अब इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो एम और इसका नाम दे दो बी। सिमिलरली जैसे वैसे की वैसे इसमें करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम बी, ठीक है। अब एक चीज और देखो बेटा, ये T2 C2 है, तो ये हाइट कितनी रही होगी, यहां से यहां तक की हाइट, ये वाली हाइट कितनी रही होगी, ये वाली हाइट रही होगी C2, ठीक है। तो tan थीटा किसके बराबर होगा, AM अपॉन BM, ठीक है। AM यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो AM कितना है, AM कितना है, व्हाट इज AM, तो लिखेंगे C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 है। और BM कितना है, तो देखो BM है ये T2 ये T1, तो ये हो जाएगा T2, यहां से यहां तक T2 माइनस T1, ये भी पॉजिटिव होगा, T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखो tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा C बाई डेल्टा T, और ये देखो पॉजिटिव आ गया, तो दैट इज व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, स्लोप, तो यहां से लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है। तो ये बेटा माइंड में रखना है। अब यहां से एक ग्राफिकली ये देखो C2 ग्रेटर देन C1 है, बाय ग्राफ इट इज क्लियर दैट C2 ग्रेटर देन C1 एंड T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1, तो इसका मतलब है कि C2 माइनस C1 भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, एंड T2 माइनस T1 भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया है, देखो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब रेट इसके केस में क्या आता है, पॉजिटिव आता है, किसके केस में, प्रोडक्ट के केस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब कि सेम है, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े एवरेज वेलोसिटी लाइक दिस, वैसे केमिस्ट्री में होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज रिएक्शन वेलोसिटी। इफ डेल्टा C इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन डेल्टा टाइम T, देन वही मैंने बताया एवरेज वेलोसिटी जो होता है dC बाई dt होता है, तो माइनस वही बताता है रिएक्टेंट को, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड प्लस बताता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, ठीक है बेटा। तो देखो वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, वी नो दैट R इक्वल टू dC बाई dt, ठीक है। अब देखो जो C का यूनिट होता है, C क्या है, C इज मोलैरिटी या कंसंट्रेशन, C क्या है, मोलैरिटी या कंसंट्रेशन, इसका यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे मोल पर लीटर, क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। और इसका यूनिट होता है टाइम, तो इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो बेटा यूनिट ऑफ रेट इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। एम का मतलब मोल, ठीक है, या ये देख के लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम कुछ इस पे क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स डू सम क्वेश्चन। शुड बी, जो पहला पॉइंट कह रहा है, देखो इसका पहला पॉइंट क्या है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी, एंड दूसरा पॉइंट कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इफ रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स टू सी इज 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें क्या बताना है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी बताना है एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बताना है। तो देखो हम कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, तो सी सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले a प्लस बी ये किसके बराबर है, गिव्स 2c, ठीक है। अब इसके लिए देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, अब देखो बेटा मैंने अभी बताया था a का मल्टीप्लायर क्या है 1 है, तो लिखोगे माइनस डी बाई डी टी, है ना। b का मल्टीप्लायर क्या है 1 है, तो इसको लिखोगे माइनस डी बाई डी टी, माइनस साइन ये बताता है कि ये रिएक्टेंट है एंड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा। इसका मल्टीप्लायर 2 है, तो 1/2 dc बाई dt, ठीक है। अब सी केयरफुली, उसने दिया है कि
rate of disappearance of A for the reaction A plus B gives 2C is 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, डिसअपेरेंस वर्ड बोल दिया ना, तो यानी माइनस के साथ तुम्हें लिखना है, ठीक है बेटे। माइनस dB बाई डी टी, सॉरी माइनस डी बाई डी टी, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए बोला है, तो माइनस डी बाई डी टी कितना है, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें बताना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अब इसको इक्वेट कर दो, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी भी क्या होगा, सेम ही होगा। देखो सी केयरफुली, कुछ नहीं है इसमें, तो माइनस डी ए बाई डी टी बाई 1 लिख लो, बाय 1 बाई इक्वेशन 1 माइनस डी ए अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, और ये माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसका भी सेम ही होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी भी क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा, आप देखो अगेन माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 1/2 डी सी बाई डी टी, ठीक है। तो यहां से बेटा देखो dc बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस डी ए बाई डी टी, और माइनस डी ए बाई डी टी इज ऑलरेडी गिवन कितना, 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसे बेटा माइंड में रखना है। तो ये है डीसी बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है। तो डीसी बाई डी टी प्लस का रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। एक गैसियस रिएक्शन 2A प्लस बी गिव्स 2C, ये सभी गैसेस फेज में है। शो ए डिक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 120 mm टू 100 mm इन 10 मिनट्स। तो कह रहा है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या होगा, ठीक है। तो ये हमें बताना है। देखो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो रिएक्शन है उसको लिख लो। ये देखो बेटा रिएक्शन है 2A प्लस बी गिव्स 2C। हम मान लेते हैं कि इनिशियली इसका प्रेशर था 2P, मल्टीप्लायर है इसलिए हम इसके फॉर्म में लिख लिया, और इसका प्रेशर P है और इसका 0 रहा होगा, ये T इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना था स्टार्टिंग में 120 atm, इसका मतलब कि 2P एन प्लस पी, 3P किसके बराबर होगा 120, तो यहाँ से P कितना हो गया 40। इनिशियली ये प्रेशर था P की वैल्यू, मान लो फाइनली जो है 100 mm हो गया। 100 mm का मतलब इससे देखो 2P1 घटेगा T इक्वल टू 10 पे, ये कह रहा है ना कि 10 मिनट्स, 10 मिनट्स पे क्या होगा, मान लो कि 2P माइनस 2P1 हो गया, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 2P1 यहाँ से P1 जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 2P1 बन जाएगा। तो टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर एट T इक्वल टू 10, T इक्वल टू 10 पे टोटल प्रेशर का मतलब इन सबको ऐड कर दो और इसको इक्वेट कर दो किससे बेटा 100 से। तो कह रहा है कि 2P माइनस 2P1 प्लस P1 प्लस 2P1 दैट इज इक्वल टू क्या 100 mm, ठीक है बेटा। तो अब देखो ये 2P1 गया, तो P1 किसके बराबर हो गया 100 माइनस 2P, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 2P की वैल्यू हमने निकाला है 40, 80 हो गया, यानी हो गया 20, 100 माइनस 80 मतलब 20, तो P1 आ गया 20। तो अब देखो प्रेशर C का प्रेशर कितना हो जाएगा, तो C का प्रेशर हो जाएगा 40। तो कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C ये होगा dP बाई dt, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, क्योंकि देखो एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एट ए गिवन टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो डेल्टा P का मतलब 2P1 अपॉन में T यानी 10, तो 2P1 कितना है बेटा 20 अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा 40 अपॉन 10 यानी 4 mm पर मिनट, ये हो जाएगा आंसर। देखो इसने आंसर दिया भी है बी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है।
क्लियर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, which of the following expression can be used to describe the instantaneous rate of reaction? 2a plus b gives a to b. तो देखो इसको रिएक्शन को लिखो 2a plus b gives a to b. ठीक है बेटा। अब अगर हमें इस रिएक्शन का रेट लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सी केयरफुली। ए का मल्टीप्लायर क्या है, 2 है, तो लिखेंगे -1/2 dA/dt होगा, क्योंकि जो भी मल्टीप्लायर होता है वो कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में। मैंने बोला था कि इसका मल्टीप्लायर 2 है तो लिखेंगे 1/2, माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड में है। ये बराबर होगा -dB/dt के, है ना, और ये बराबर होगा प्लस का dA/B अपॉन dt। ठीक है, तो कह रहा है कि a के लिए कौन सा सही, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज, तो माइनस, देखो a सही है, इसका करेक्ट आंसर होगा b गलत हो जाएगा, c भी गलत हो जाएगा और d भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन, सी केयरफुली। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे से, अगर देखो ली चैटेलियर प्रिंसिपल से बेटा आप लोग पढ़े हो कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट बढ़ेगा। ठीक है ना, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, by the law of active mass you know that if we increase concentration of reactant, reaction shift towards the फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन्स मोर प्रोडक्ट फॉर्म। यानी कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रैपिडली बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो वही कह रहा है फर्स्ट पॉइंट कि लॉ ऑफ मास एक्शन इनंसिएट्स दैट greater the concentration of reactants, the more rapidly the reaction proceeds. Okay, sorry. Second point is pressure. प्रेशर कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगा तो आर किसके बराबर होता है, dC/dt। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी क्या होगा, रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना, रेट भी बढ़ेगा। तो एक चीज माइंड में रखना कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, hence the rate of reaction also increases. Now third point क्या कर रहा है, temperature. Temperature, it is generally observed that rise in temperature increase the rate of reaction. यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ये माइंड में रखना है। फोर्थ पॉइंट है बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। हमें पता है कि जो गैस का जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रेट फास्ट होता है लिक्विड से, लिक्विड का फास्ट होता है सॉलिड से। ठीक है ना, तो थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि द रेट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक बॉन्ड इन्वॉल्व इन, हेंस द रेट नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स फॉलो द ऑर्डर। गैसियस मॉलिक्यूल का रिएक्टेंट रेट ज्यादा होता है लिक्विड से, लिक्विड का रेट ज्यादा होता है सॉलिड से। और फिफ्थ पॉइंट इज सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। इन हेट्रोजीनियस रिएक्शंस मोर पाउडर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, मोर इज द वेलोसिटी एज मोर रिएक्टिव सेंटर्स आर प्रोवाइडेड। यानी सरफेस एरिया रिएक्टेंट का अगर बढ़ेगा, इमेजिन करो, तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। Catalyst is a substance which having tendency to increase both rate of forward as well as rate of backward reaction with the same extent and decreases activation energy. ठीक है, तो catalyst क्या करता है, catalyst रेट को बढ़ाता है। catalyst क्या करेगा, catalyst increases rate। ठीक है, increases rate of reaction। तो इसे बेटा ये पॉइंट्स सभी आप लोग याद रख लेना कि कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विद द सेम एक्सटेंट एंड डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये पॉइंट्स हैं, इसे आप लोग याद करके रखना। ठीक है, चलो सी हाउ टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है द फॉलोइंग रिएक्शन वाज स्टडीड इन ए क्लोज्ड वेसल, 2N2O5 गैसेस फॉर्म में है।
ये डिसोसिएट होके 4NO2 और O2 में जाता है, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय 4 into 10 to the power minus 2 mole per liter in 5 seconds. Then calculate the rate of reaction. ठीक है, it was found that concentration of NO2 increases by 4 into 10 to the power minus 2 mole per liter, यानी N। चलो पहले देखो रिएक्शन हम लिख लेते हैं। तो रिएक्शन दिया है 2N2O5 रिवर्सिबल साइन 4NO2 प्लस O2, ठीक है। तो इसके लिए बेटा जो रेट लॉ होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसके बराबर होगा? तो देखो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन माइनस होता है, जो मल्टीप्लायर है वो 1/2, ये 2 है मल्टीप्लायर तो 1/2 में चला जाएगा विद नेगेटिव साइन, dN2O5 अपॉन dt, ये बराबर होगा 1/4 dNO2 अपॉन dt, ये बराबर होगा d कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, ठीक है बेटा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, it was found that concentration of NO2 increases by 4 into 10 का पावर माइनस 2, यानी dNO2 अपॉन dt दिया है, इंक्रीज हो रहा है dNO2 by dt, ये दिया है 4 into 10 का पावर माइनस 2। अब देखो कंसंट्रेशन इतना है 4 into 10 का पावर माइनस 2 और टाइम कितना है इन 5 सेकेंड, तो 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा कितना, ये 0.8 इंटू 10 का पावर माइनस 2, तो इसको लिख सकते हो 8 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, अब आगे क्या कह रहा है कि इस रिएक्शन से हमें निकालना क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहां से देखो रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 dNO2 by dt, यहाँ पे लिख सकते हो बेटे रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट 1/4 dNO2 अपॉन dt, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। आगे कह रहा है सेकेंड पॉइंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इसको इससे इक्वेट कर दो, ठीक है, या रेट ऑफ रिएक्शन से इसको इक्वेट कर दो। तो देखो क्या करेंगे, rate of reaction that is given by -1/2 dN2O5 अपॉन dt, और रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कितना आ गया 2 into 10 का पावर -3 इज इक्वल टू -1/2 dN2O5 अपॉन dt, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, -dN2O5 अपॉन dt, ठीक है। उसने क्या बोला है, सी केयरफुली, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, यानी dN2O5 अपॉन dt, ये हो जाएगा 4 into 10 का पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। तो देखो ऑर्डर क्या होता है, मान लो बेटा कोई रिएक्टेंट है, इमेजिन करो Ma प्लस NB, ठीक है, गिब्स प्रोडक्ट, ठीक है, गिब्स प्रोडक्ट। तो जो रेट लॉ है वो ये कहता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर अल्फा एंड B टू द पावर बीटा, ठीक है, जहां अल्फा और बीटा क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। तो देखो बेटा ये, अब बच्चा बोलेगा सर हमने तो 11th में पढ़ा था कि A टू द पावर M होगा और B टू द पावर N होगा। तो देखो बेटा वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, वो किसके लिए होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब यहां पे लिख लो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर M एंड B टू द पावर N, ठीक है। अब हम ऑर्डर के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर होता क्या है। एक्चुअल में देखो ऑर्डर क्या होता है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट
द सम ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को पावर भी बोलते हैं, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, दैट इज नोन एज द ऑर्डर। यानी मान लो हमने ए का कंसंट्रेशन बढ़ाया, ठीक है, और ए का कंसंट्रेशन बढ़ाया बट बी के रेट पे कोई, मतलब रेट पे, रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है रेट। मान लो हमने बी का कंसंट्रेशन जो ही बढ़ाया, रेट जैसे हमने डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा, यानी बीटा हो जाएगा यहाँ पे 1। इसका मतलब अब देखो ये काल्पनिक रिएक्शन है, मान लो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मैंने लिखा है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एम एंड बी टू द पावर एन। तो ये कोई भी वर्चुअल रिएक्शन ऐसे दिया है, हम इमेजिन कर सकते हैं ऐसा होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, दिस वन इज रॉन्ग। ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम प्रोसीड करते हैं। अगर हमें पता करना है कि ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर का सिंपल मीनिंग होता है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एम ए प्लस एन बी गिव्स प्रोडक्ट, हमने रेट लिख लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा। अल्फा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ये जो है, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड होता है, रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंट करके, यानी एक बार ए का कंसंट्रेशन फिक्स करो, बी के कंसंट्रेशन को डबल करो, देखो रेट क्या हो रहा है, रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। वैसे ही एक बार बी का कंसंट्रेशन फिक्स करो, ए का डबल करो, देखो रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर का यहाँ पे पहले डेफिनेशन आप लोग लिख लो। डेफिनेशन क्या होता है ऑर्डर का? ऑर्डर का मतलब होता है द सम ऑफ एक्सपोनेंट इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो लिख लो नोट करके, द सम ऑफ एक्सपोनेंट या पावर लिख लो तुम लोग, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, the sum of power of concentration term in which rate of reaction, in which rate of reaction actually depends is called order of reaction, is called order of reaction। ठीक है, इसमें जो सेकेंड पॉइंट बेटा याद रखना है कि ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड एक्सपेरिमेंटली। रिएक्शन को वॉच करके हम बता नहीं सकते इसका ऑर्डर क्या है। जैसे अगर किसी बच्चे से मैं पूछूं कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो वो बोलेगा एम, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एम होगा, ठीक है ना। यानी हमें एक टर्म कंडीशन लगा दिया जाए कि हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हमें जस्ट रिएक्शन को, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन को देख के ऑर्डर बताना है, तो उसका मल्टीप्लायर हम आसानी से बोल देंगे, ठीक है ना। बट एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर क्या होता है, हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड होता है। तो यहां नोट करके एक पॉइंट लिख लो, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है बेटा। ऑर्डर जो है हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल अब एक मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। कंसीडर ए रिएक्शन, ठीक है, कंसीडर ए रिएक्शन Ma प्लस Nb गिव्स प्रोडक्ट। यहां पे ऑर्डर क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा। अल्फा क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। बीटा क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। एंड ओवरऑल ऑर्डर क्या है, ओवरऑल ऑर्डर दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ओवरऑल ऑर्डर क्या है, तो बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, ओवरऑल ऑर्डर हो गया। अब देखो बेटा एक चीज और है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप लोग हटाओगे तो वो आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा, वेयर के इज व्हाट, तो के इज व्हाट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट।
और वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब चलो एक और पॉइंट थर्ड करके लिख लो कि ऑर्डर जो है वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और इंटीजर में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट बेटा आप लोग लिख लो कि ऑर्डर मे बी जीरो, मे बी जीरो, कमा फ्रैक्शनल, कमा पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसे बेटा माइंड में रखना है। कुछ एग्जांपल मैं देता हूं। ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड होता है ऑर्डर, रिएक्शन को वॉच करके हम ऑर्डर नहीं बता सकते। जैसे H2 प्लस 2Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है, तो इसका ऑर्डर आता है जीरो। अब बोलो कि कैसे हमें पता, तो हमें याद है, इसलिए मुझे याद है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑर्डर जीरो होता है। यानी हम H2 का भी कंसंट्रेशन बढ़ाएं या Cl2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएं, रेट हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड Cl2। ये चीजें बेटा एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होती हैं। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, रिएक्शन को वॉच करके हम ये नहीं कहेंगे कि H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है क्योंकि इसका मल्टीप्लायर 1 है, Cl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है क्योंकि इसका मल्टीप्लायर 1 है। नो, दिस वन इज रॉन्ग। ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो याद कर लेना, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है ना, ये चीज एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होती है। ये पहला हो गया। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लिखें, वैसे ही बेटा H2 प्लस Br2, अगर हम लिखें 2HBr, 2HBr, तो इसका जो रेट लॉ आता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 टू द पावर 1 एंड Br2 टू द पावर 1/2 आता है। ये एक्सपेरिमेंटली आता है, मुझे याद था इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो 1.5 होगा। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर तो ये होगा 1 प्लस 1/2। ये एग्जाम्पल है बेटा, आप लोग भी रट लेना इसे, 3/2। यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 इज 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2 इज 1/2। एक दो और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तीसरा लिख लेते हैं। देखो H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसके लिए ऑर्डर कितना आएगा, तो इसके लिए जो रेट लॉ आता है बेटा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 इंटू I2। ये सेकेंड ऑर्डर का काइनेटिक्स है। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 इज 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I2 इज ऑल्सो 1, ओवरऑल ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 2। तो इसे बेटा याद करके रखना है। ठीक है, क्लियर। चलो अब जो है मॉलिक्यूलरिटी पढ़ लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय मॉलिक्यूलरिटी। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और रेडिकल्स दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर फॉर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी number of molecules that collide to each other and form product, that is known as the molecularity। ठीक है, molecularity का मतलब molecularity 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये हमेशा परफेक्ट इंटीजर फॉर्म में होगा, ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो इसे बेटा याद कर लेना है। मोलिकुलरिटी का सिंपल मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड टू ईच अदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज द मोलिकुलरिटी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज, मोलिकुलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स that must collide simultaneously and form product is called molecularity, and number of molecules that combine to each other and form product, that is known as the molecularity। इसमें याद रखना है बेटा कि molecularity ऑलवेज जो है होल नंबर फॉर्म में होता है। इट इज ऑलवेज ए होल नंबर फॉर्म। तो लिख लो नोट करके, इट इज ऑलवेज इन होल नंबर फॉर्म, it is always in whole number form and cannot be negative, and cannot be negative। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक दो लिख लेते हैं। जैसे देखो एग्जांपल,
अगर हम N2O4 को डिसोसिएट कराएं, N2O4 है ये, देखो N2O4, N2O4 को अगर हम डिसोसिएट कराते हैं किसमें, 2NO2 में, तो NO2 के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक ही मॉलिक्यूल, ऑब्वियस है, एक मॉलिक्यूल का हमने डिसोसिएशन कराया तो 2NO2 में चला गया, तो ये रिएक्शन होगी यूनिमॉलिक्यूलर, दैट इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब जैसे देखो H2 प्लस I2 ये चला गया किसमें, 2HI में, ये कन्वर्ट हो गया 2HI में, तो ये हो जाएगा बाइमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो कि एक और रिएक्शन लिख लो, 2FeCl3 प्लस SnCl2, ये चला जाएगा 2FeCl2 प्लस SnCl4 में, तो ये हो जाएगा ट्राइमॉलिक्यूलर, दैट इज ट्राइमॉलिक्यूलर। ठीक है, ये ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है ये। अब देखो डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, इसका जो पॉइंट नंबर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी कैन नाइदर बी जीरो नॉर फ्रैक्शनल, मॉलिक्यूलरिटी जो है ऑलवेज बी इन होल नंबर फॉर्म। ठीक है, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, और फ्रैक्शनल, कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल और इंटीजर। ठीक है, अब देखो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है it is a number of molecules of reactant concentration term taking part in elementary step of reaction, it is the sum of power raised और rate of expression। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। थर्ड पॉइंट कह रहा है it cannot have negative value and order of a reaction may be negative value, यानी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती, हमेशा होल नंबर फॉर्म में होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, बट ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी इज ए थियोरेटिकल प्रॉपर्टी बट ऑर्डर इज ए एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड होता है। ठीक है, ऑर्डर जो है ऑलवेज डिफाइंड एक्सपेरिमेंटली, बट मॉलिक्यूलरिटी जो है थियोरेटिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसे माइंड में रखना है। ठीक है बेटा, चलो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, मॉलिक्यूलरिटी कंसर्न विद मैकेनिज्म एंड जो ऑर्डर है कंसर्न विद काइनेटिक रेट लॉ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसको याद करके रखना, ये स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन में इस पे जेईई मेन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ए रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सम कंडीशन इट बिहेव्स लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का नहीं होता है बट कुछ कंडीशन के थ्रू वो फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे बेटा मेमोराइज करके रखना। चलो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, और इसका डेफिनेशन है, रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली अ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सम कंडीशंस इट बिहेव्स लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती है बट सम कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिससे वो फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये एग्जांपल है इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है ना, एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड एल्कोहल बनता है। ठीक है, क्लियर। तो इसे बेटा इसका यूपीएससी नेम क्या है, इथाइल इथेनोएट, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है दैट इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसे बेटा मेमोराइज कर लेना। चलो ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना है, तो लिखेंगे फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, मान लो हम nth ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में जा रहा है, और ये मान लो बेटा nth ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, nth ऑर्डर, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मान लो इसका कंसंट्रेशन C मान लेते हैं, T इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो C टू द पावर n होगा। ठीक है, इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट, इसको हटाएंगे
तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा k, इसको लिखेंगे c टू द पावर n। यहाँ k क्या है बेटा, k इज व्हाट, रेट कांस्टेंट, k इज व्हाट, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ से k की जो वैल्यू होगी वो होगी रेट अपॉन c टू द पावर n। देखो ये बेटा माइनस साइन भी आएगा क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है, तो ये माइनस के हो जाएगा। हालांकि इस माइनस से यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, c टू द पावर n। अब देखो रेट का सिंपल मीनिंग होता है dc बाई dt, माइनस तो रहेगा ही, dc बाई dt अपॉन c टू द पावर n। अब c केयरफुली, जो dc है बेटा, c केयरफुली, जो dc है ये कंसंट्रेशन का टर्म है, तो इसका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। ये भी कंसंट्रेशन का टर्म है, तो इसका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर का पावर n। अब यहां से देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोल यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, ये होगा मोल पर लीटर। देखो बेटा सी केयरफुली, मोल पर लीटर इसका यूनिट है, मोल पर लीटर का पावर n इसका यूनिट है। जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये 1 माइनस n हो जाएगा। अब बाई टाइम है तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, यहाँ पे लिख लो तुम लोग, ठीक है, टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। तो ये है यूनिट ऑफ के, इसे बेटा मेमोराइज कर लेना, ठीक है ना। अब देखो, अब ये याद रहेगा तो तुम सारे निकाल सकते हो। अगर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, अगर हम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर मैं कहूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n क्या होगा, जीरो होगा, तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, देखो यूनिट ऑफ के ये हो जाएगा, देखो n की वैल्यू जीरो रख दो तो आ जाएगा मोल पर लीटर, और टाइम को मान लो सेकेंड यूनिट है, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है जीरो ऑर्डर के लिए। अब मैं कहूं कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 1 कर दो, तो यूनिट ऑफ के क्या होगा, यूनिट ऑफ के ये हो जाएगा, देखो n 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 जीरो, एंड मोल पर लीटर टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1। तो ये सिर्फ बचेगा टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स का मतलब हो जाएगा सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या आवर इनवर्स या ईयर इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन n2 होगा, तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, n2 डाल दो तो 1 माइनस 2 माइनस 1, मोल पर लीटर का पावर माइनस 1 का मतलब लीटर ऊपर चला जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ऐसे आप लोग हर एक ऑर्डर के लिए यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैंने स्टैंडर्ड एक डेफिनेशन मतलब कर दिया है, स्टैंडर्ड डेराइव कर दिया, तो इसको मेमोराइज कर लेना। ठीक है बेटा, इट विल सेव योर टाइम। ठीक है, see how to solve this question. It is given that A2 plus B2 gives 2AB, rate of reaction is K, A2 to the power A, B2 to the power B, where A is ordered with respect to A2 and small b is ordered with respect to B2। ये देखो इनिशियल रेट दिया है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन A2 का दिया है 0.2, 0.1, 0.2, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन B2 का ये दिया है, ये रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, मोल कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी का टर्म है, मोल पर लीटर पर सेकंड के टर्म में दिया है। तो कह रहा है कैलकुलेट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A2 एंड B2, यानी सिंपली हमें A और B कैलकुलेट करना है। तो देखो एक बार हम रिएक्शन को बिना पेपर पेन के करेंगे, यानी ओरली करेंगे। तो देखो इसमें ये एक्सपेरिमेंट है बेटा, ये जो है इसमें क्या है, दैट इज एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट है, EXP, एक्सपेरिमेंट 1 है, ये एक्सपेरिमेंट 2 है, ये एक्सपेरिमेंट 3 है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट देखना है जिसमें A2 का कंसंट्रेशन बराबर रहे। तो देखो A2 का कंसंट्रेशन पहले और तीसरे में बराबर हो रहा है, देखो ध्यान से, फर्स्ट और 3 एक्सपेरिमेंट में A2 का कंसंट्रेशन सेम है। B2 का कंसंट्रेशन हमने किया डबल, क्या किया, डबल, 0.2 से 0.4 कर दिया। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल। इसका मतलब कि जब हमने A2 का कंसंट्रेशन फिक्स किया, B2 का कंसंट्रेशन डबल किया, तो रेट भी डबल हो रहा है। इट मींस रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B2, यानी B2 को हमने डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, तो B2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा होगा। ठीक है, क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट पे हमें क्या देखना होता है, हमें वो एक्सपेरिमेंट देखो जिसमें B2 का कंसंट्रेशन बराबर हो।
ठीक है। तो B2 का कंसंट्रेशन देखो बराबर किस में हो रहा है बेटा, देखो सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में B2 का कंसंट्रेशन बराबर हो रहा है। हमने A2 का कंसंट्रेशन क्या किया, डबल किया, 0.1 से 0.2 किया, और रेट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। देखो रेट भी डबल हो रहा है। इट मींस रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 होगा, होगा नहीं होगा। अब अगर हम दोनों को मिला के लिखें तो लिखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 to the power 1 and B2 to the power 1, ठीक है। and if you remove this proportionality sign there exists a constant called rate constant A2 to the power 1 and B2 to the power 1। तो order with respect to A2 is 1 and order with respect to B2 is also 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे हमें प्रोसीड करना होता है। ये हमने देखो ओरली कर दिया। अब देखो हम पेपर और पेन की हेल्प से कैसे करेंगे। ये तो रहा मेथड 1 ओरली। अब देखो मेथड 2 हम कैसे करेंगे। मेथड 2 से तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, ये तो ऑलरेडी दिया, लेट करने की इसमें जरूरत नहीं है, नो नीड टू टेक लेट। ओके, तो देखो इट इज गिवन, लिखो यहाँ पे गिवन दैट rate equal to k a2 to the power a2 to the power a and b2 to the power b, ठीक है। तो बाय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो रेट क्या कह रहा है बेटा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 0.04, तो लिखेंगे 0.04 इज इक्वल टू के a2 की जगह पे क्या लिखोगे 0.1, देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से, एंड b2 की जगह पे लिखोगे 0.2 पावर b, इक्वेशन 1 हो गया, है ना। देखो a2 0.2 है, b2 भी 0.2 है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में रेट क्या है 0.04, तो यहाँ पे अगेन लिखोगे 0.04 इज इक्वल टू के 0.1, a2 टू द पावर है तो a2 0.1 है, b2 0.4 है, तो एंड 0.4 रेस टू द पावर क्या b, ठीक है। ये एग्जांपल सॉरी इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है, थर्ड में रेट कितना है 0.08, ये के a2 यानी 0.2 टू द पावर a एंड 0.4 टू द पावर b, ये होगा, ये हो गया थर्ड एक्सपेरिमेंट। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, हमें एक बार ए स्मॉल ए की वैल्यू लाना है, एक बार स्मॉल बी की वैल्यू। तो वैसे दो इक्वेशन देखो जिसको हम डिवाइड करें तो बी वाला टर्म कट जाए, बी वाला टर्म देखो सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में कट रहा है, तो लिखेंगे इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 3 गिव्स, देखो तो इक्वेशन 2 क्या है 0.02, तो ये है 0.04 अपॉन 0.08 है इक्वल टू, अब देखो ये 2/3 करेंगे तो ये कट गया, यानी b वाला टर्म कट जाएगा, k भी कट गया, a वाला टर्म बचेगा 0.1 अपॉन 0.2 होल टू द पावर क्या a। अब देखो 4/2 1/2 हो गया, तो 1/2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर a, लिख सकते हो बेटा। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 1, ये 1 हो गया। अब देखो हमें अब वैसे दो एक्सपेरिमेंट खोजना है जिससे कि a कट जाए b की वैल्यू मिले, तो देखो a बराबर इसमें है फर्स्ट और थर्ड में, तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट को डिवाइड करें तो यहाँ पे देखो अब लिखेंगे फर्स्ट, ये तो हो गया सॉल्व, अब लिखेंगे फर्स्ट बाई थर्ड गिव्स, देखो फर्स्ट बाई थर्ड करें तो क्या मिलेगा, सी केयरफुली, कुछ है नहीं इसमें। तो फर्स्ट क्या है बेटा 0.04 और थर्ड क्या है 0.08 है ना, 0.08 इक्वल टू, अब देखो 0.2 टू द पावर है 0.2 टू द पावर, ये कट जाएगा, के भी कट जाएगा, ये बी वाला टर्म बचेगा, एंड 0.2 अपॉन 0.4 होल टू द पावर बी, तो ये भी क्या हो गया बेटा 1/2 और ये भी क्या हो गया 1/2 टू द पावर बी। इसको कंपेयर करोगे तो बी भी क्या आएगा 1 आएगा, यानी ए 1 आ गया, बी 1 आ गया। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A2 इज 1 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B2 इज 1, तो ये सेकंड मेथड रहा, ठीक है बेटा। तो आई होप समझ गए, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही प्रोसीड करना है। चलो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है कि ए का कंसंट्रेशन है, ये बी का कंसंट्रेशन है, रेट है, एक्सपेरिमेंट्स है, तो हमें बताना है अल्फा और बीटा। तो देखो बेटा हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, पहले हम ओरली करेंगे फिर हम सिस्टमेटिक वे में करेंगे, ठीक है। तो देखो ओरली कैसे करेंगे, पहले वैसे एक्सपेरिमेंट देखो जिसमें ए का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो ए का कंसंट्रेशन किस में चेंज नहीं हो रहा है, तो पहला एक्सपेरिमेंट में और चौथा एक्सपेरिमेंट में
या दूसरा और तीसरा देख लो, दूसरा और तीसरा देख रहे हो। तो देखो पहला चौथा भी ले सकते हो, दूसरा तीसरा भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर हम फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट को देखें तो देखो इसमें ए का कंसंट्रेशन हमने फिक्स कर दिया, यानी ए को हमने क्या किया, फिक्स किया, ए को हमने किया फिक्स, ठीक है। अब बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, देखो इसको डबल हम कर रहे हैं, बी का कंसंट्रेशन हमने क्या किया, डबल किया, कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या हो रहा है, डबल, ठीक है, डबल्स। तो अब ए का रेट क्या हो गया, तो ये देखो 8 टाइम्स हो गया, ए का रेट क्या हो रहा है, मतलब रेट पे क्या फर्क पड़ा, तो रेट जो है 8 टाइम्स हो गया। आई रिपीट अगेन, हमने ए के कंसंट्रेशन को फिक्स किया, बी के कंसंट्रेशन को डबल किया बाय फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट, तो रेट क्या हो गया, 8 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा होगा बी का पावर 3 के, यानी बी को डबल करोगे तो रेट क्या होगा, देखो 2 का पावर 3 8 टाइम्स हो गया, हो गया। चलो पहला तो हमने कर लिया। अब हमें बेटा क्या करना है, हमें बी, वैसे एक्सपेरिमेंट दो काउंट करो जिसमें बी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो बी का कंसंट्रेशन किस में चेंज नहीं हो रहा है, पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट में। देखो फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में अब हम क्या करेंगे, बी के कंसंट्रेशन को करेंगे फिक्स, बी के कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, फिक्स। अब देखो पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट में बी का कंसंट्रेशन फिक्स हो गया, सेम सेम है। अब पहले और तीसरे में ए का कंसंट्रेशन क्या हुआ, डबल हुआ, ए का कंसंट्रेशन क्या हुआ, डबल हुआ, बट रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट एज इट इज रहा। इसका मतलब कि ए को हमने क्या किया, सी केयरफुली, ए को हमने किया डबल्स, बट रेट बिकम सेम, बट रेट देखो, रेट विल बी सेम, इट मींस रेट डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी हम कह सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 0। अब इन दोनों को मिला के अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 0 एंड बी टू द पावर 3, ठीक है, लिखेंगे। तो यहां से अल्फा हो जाएगा 0 एंड बीटा हो जाएगा 3। ये तो हमने कर दिया ओरली। अब सिस्टमेटिक मैनर से कैसे करेंगे, वैसे ही मान लेंगे। लेट जो ऑर्डर दिया है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को सेटिस्फाई कर देंगे। तो चलो देखो मेथड 2 से कैसे करेंगे। तो जो रेट दिया है वो किसके बराबर दिया है, वो दिया है के ए टू द पावर अल्फा एंड बी टू द पावर बीटा, ये दिया है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है, तो रेट है 0.10, तो ये लिखो 0.10 इज इक्वल टू के, ए क्या है बेटा, ए है 0.012 टू द पावर अल्फा और बी क्या है 0.035 टू द पावर बीटा। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए रेट क्या है, 0.80 है, इक्वल टू के, ये लिखोगे 0.024 टू द पावर अल्फा एंड 0.070 टू द पावर बीटा, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, 0 को वॉच करो। अब देखो हम किस किस दो इक्वेशन को डिवाइड करें कि बीटा रिमूव हो जाए, तो देखो बीटा कॉमन किस में दिख रहा है, तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो, थर्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ एक्सपेरिमेंट देखो, सेकंड एंड फोर्थ में बीटा कट रहा है, तो लिखो इक्वेशन 2/3, इक्वेशन 2/3 गिव्स, देखो क्या मिलेगा, तो 2/3 करो तो 0.80 अपॉन 0.80 दैट इज इक्वल टू, देखो के कट गया, ये हो गया 0.024 अपॉन 0.012 टू द पावर क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है। एंड देखो ये आ गया 1, ये आ गया 1 और ये आ गया 2 टू द पावर अल्फा। देखो ये कितना आ गया, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटा, देखो ये आ गया 2 टू द पावर अल्फा, ठीक है। तो ये 1 कब आएगा, जब 2 का पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि बेस इसका 2 है, इसका भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा 0, तो अल्फा 0 हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें उन दो इक्वेशन को डिवाइड करना है जिससे अल्फा रिमूव हो जाए। तो किसको डिवाइड करोगे जरा देखो, देखो अल्फा किस में कॉमन है, 0.012 0.012, यानी फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड करो, यानी फर्स्ट बाय 4 गिव्स, देखो क्या मिलेगा, इसको अगर डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, तो फर्स्ट बेटा क्या है, फर्स्ट है 0.10
एंड फोर्थ है 0.80, है ना बेटे, दैट इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करो तो देखो ये और ये कट जाएगा 0.035 बाई 0.070, यानी आ जाएगा 1/2 टू द पावर बीटा। ये 1/8 हो गया, 1/8 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर बीटा। अब देखो 1/8 को क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे 1/2 टू द पावर 3 इक्वल टू 1/2 टू द पावर बीटा। तो यहाँ से बेटा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 3। तो अल्फा 3 एंड बीटा हो गया, अल्फा 0 एंड बीटा हो गया 3। तो रेट हो जाएगा के A2 टू द पावर A टू द पावर 0 एंड B टू द पावर 3। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस, अब हम आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट दैट इज नोन एज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लो ये बेटा रिएक्टेंट है, ये है इसका प्रोडक्ट, इमेजिन करो, ठीक है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन C है, इसका 0 रहा होगा। T इक्वल टू T पे मान लो ये इसका कंसंट्रेशन C1 है और इसका X हो जाए, ठीक है। तो अगर पूछा जाए क्या रेट इस पे डिपेंड करेगा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ही होता है कि रिएक्शन हुज रेट इज नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ नोट कर लो, डेफिनेशन लिख लो बेटे, ठीक है, ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बेटा। इसको बेटा मेमोराइज करके रखना, ये इसका डेफिनेशन है। अब हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, अब देखो मैथमेटिकली हम क्या बोलेंगे, रेट, मैथमेटिकली रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का पावर 0 विद माइनस साइन, ठीक है। या सिंपली हम कह सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। ये है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको बेटा मेमोराइज करके आप रखना, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम डिराइव करेंगे। तो देखो बेटा मान लो सपोज आपके पास एक रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। मान लो टाइम T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन है A0। A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट, तो उस समय प्रोडक्ट बना नहीं होगा। T इक्वल टू T पे मान लो इसका कंसंट्रेशन है A, तो प्रोडक्ट कुछ बना होगा, ठीक है, ठीक है, कुछ बना होगा, XYZ कुछ भी बना होगा। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, अगर मान लो हम रेट को मानते हैं dx बाई dt, x मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी टाइम t इक्वल टू कुछ t पे x है रिएक्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन x है, तो dx बाई x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 0, यानी यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब देखो x का पावर 0 1 हो गया तो -1, एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा तो -k हो जाएगा। अब देखो, अब इसे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, dx क्या हो जाएगा, बोलेंगे -k इंटू dt, ठीक है। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो dx इज इक्वल टू -k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब सी केयरफुली, इस रिएक्शन को बेटा वॉच करो, इस रिएक्शन को देखो, लेट मी फिक्स इट। t जब 0 था तो कंसंट्रेशन A0 था, dt मींस टाइम वेरिएबल, जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कितना था, A0 था, तो यहाँ पे लिखेंगे A0। जब टाइम देखो t इक्वल टू टी हुआ, टाइम t इक्वल टू टी हुआ तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, A हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे A। अब देखो dx बाई x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, कहाँ से कहाँ तक, बोलेंगे A0 से लेके A तक, ये बराबर होगा -k dt यानी t माइनस 0, यानी ये सिंपली यू कैन राइट -kt। तो यहाँ पे देखो बेटा लिख सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे a रखो, माइनस x की जगह पे a0, तो a माइनस a0 हो जाएगा -k इंटू टी, या सिंपली बोल सकते हो बेटा
ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड रेट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी, ये किसके लिए होता है? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो ए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए नॉट क्या डिनोट करता है? वेयर ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नॉट डिनोट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या इनिशियल मोल्स बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो ए क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन या फाइनल मोल्स, फाइनल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू टी, ऐसे लिखेंगे। ए क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू टी। और यहाँ पे के क्या डिनोट करता है? तो के डिनोट करता है रेट कांस्टेंट को। के क्या डिनोट करता है? रेट कांस्टेंट को। एंड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिनोट्स यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बेटा रिएक्शन हो गया, इसको आप लोग मेमोराइज करके रखना, ठीक है। अब चलो हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो और नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? यानी टाइम टेकन टू डिसइंटीग्रेट हाफ द इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। तो ये इसका डेफिनेशन रहा कि टाइम टेकन टू डिसइंटीग्रेट हाफ द इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। अब देखो बेटा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या मैंने अभी एक डिराइव किया था, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए नॉट माइनस ए किसके बराबर होता है? दैट विल बी इक्वल टू के टी। तो लिखेंगे जो फाइनल मोल्स है ए, वो इनिशियल का जब आधा हो जाए, फाइनल मोल्स ए है, इनिशियल मोल्स ए नॉट है, जब फाइनल मोल्स इनिशियल का आधा हो जाए तो उस टाइम को बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम। T1/2 ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। T1/2 क्या है? हाफ लाइफ टाइम। T1/2 क्या डिनोट करता है? तो बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो देखो ए नॉट माइनस ए की जगह पे क्या लिखेंगे? ए नॉट बाई टू, दैट इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ, ठीक है। तो यहां से देखो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू क्या होगा? ए नॉट बाई टू, ए नॉट बाई टू किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू के इंटू टी वन बाई टू। तो यहाँ से देखो बेटा टी हाफ किसके बराबर आएगा? टी वन बाई टू, ये हो जाएगा ए नॉट बाई टू के होगा। तो इसका मतलब हाफ लाइफ टाइम फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म आ गया, तो यहाँ पे एक नोट करके एक पॉइंट लिख लो कि हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन depends on the initial concentration of reactant, depends on the initial concentration of reactant। तो ये बेटा आपको याद करके रखना है कि हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दिस वन इज आवर मेन पॉइंट, ठीक है। इसको बेटा मेमोराइज करके रखना, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर ग्राफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस।